Hello everyone, welcome to our channel. This is set number 15 of Geography MCQ series. Geography MCQs में हम जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे थे और जियोमॉर्फोलॉजी में अब तक हमने 14 सेट करा दिए हैं। आज हम कराएंगे सेट नंबर 15। प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा है तो सेट 14 में हमने वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। आज हम कराएंगे सेट 15 में मास मूवमेंट से रिलेटेड। देखिए ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं एक साथ ही पढ़े जाते हैं, वेदरिंग और मास मूवमेंट, लेकिन हमने इनके क्वेश्चंस सेट 14 में वेदरिंग के रखे, सेट 15 में मास मूवमेंट से रिलेटेड आज 20 क्वेश्चंस हम कराएंगे, जिससे इस टॉपिक में आपको क्लियरिटी आ जाए। इतना डीप से क्वेश्चन बनाए हैं हमने कि आप भी अच्छे से कर ले जाओगे। अगर आप क्वेश्चंस भी कर ले जाओगे तो हम क्रम से ले जा रहे हैं, आपको स्टार्टिंग से लेकर इस तरह से आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा ज्योग्राफी का कि आपको चीज़ें समझ भी आती जाएंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होते जाएंगे और लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको हम पूरा प्रोसीजर ले जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द डिटैचमेंट एंड डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल and rock materials under the influence of gravity is called। देखिए कोई माउंटेन है या कोई भी लैंड फॉर्म है, ठीक है, वहाँ से क्या है पार्टिकल्स डिटैच हुए, यहाँ से पार्टिकल्स क्या है डिटैच हुए। डिटैच होने के बाद इनका डाउन स्लोप हुआ, डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल एंड रॉक मटेरियल। सॉइल भी हो सकता है, रॉक मटेरियल भी हो सकता है। तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, किसकी वजह से नीचे की तरफ, ऊपर को क्यों नहीं उड़ रहे कि यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ जाएं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण पार्टिकल्स नीचे आए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, मास मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मास मूवमेंट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक डेब्रिस कमिंग थ्रू मास मूवमेंट आर डिपोजिटेड एट द फुट हिल जोन। अब देखिए इस क्वेश्चन से ही रिलेट करते हैं। यहाँ पर जो रॉक पार्टिकल्स आए थे, ठीक है, रॉक डेब्रिस थ्रू मास मूवमेंट के थ्रू, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ, जो फुट हिल जोन है यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने प्लेन पढ़ा था कि माउंटेन के फुट के नीचे यहाँ पर फुट पर कौन सा प्लेन बनता है, तो पैडी प्लेन बताया था हमने, पैडी प्लेन। तो यहाँ पर लेकिन मास मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो फुट हिल जोन पर पार्टिकल्स यहाँ पर रॉक डेब्रिस जमा हो जाता है, क्या उसको स्क्री बोला जाता है, क्या टेलस, क्या दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसको स्क्री भी बोला जाएगा, टेलस भी बोला जाए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्री और टेलस इसको बोला जाएगा, ठीक है। आपको पैडी प्लेन से रिलेटेड इसलिए समझाया क्योंकि पहले हम इसको करा चुके हैं, इसलिए आपको समझ आ जाएगा। स्क्री या टेलस दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा के अनुसार, डायरेक्शन के हिसाब से आधार पर मास मूवमेंट को डिवाइड किया जाता है। वर्टिकल मास मूवमेंट, लेटरल मास मूवमेंट, डायगोनल मास मूवमेंट। देखिए वर्टिकल कैसा होता है, ये कोई पर्वत है, इसका स्लोप क्या तीव्र ढलान है, तो ये गिरे, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, वर्टिकल मास मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेटरल, कोई लैंडफॉर्म इस तरह से है, ठीक है, लैंडफॉर्म इस तरह से है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक तरह से लेटरल हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल कैसा होगा, डायगोनल इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से ना तो तीव्र ढलान है, ना ही ज़्यादा इस तरह से, ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ये हो जाएगा डायगोनल है, ठीक है। ये दिशा के आधार पर तीन तरह से मास मूवमेंट को डिवाइड किया जाता है, वर्टिकल, लेटरल, डायगोनल। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप, टेलस क्रीप
रॉक स्लाइड, डेब्री स्लाइड, स्लम्प, डेब्री फ्लो, मड फ्लो, सोलिफिकेशन, सोलिफ्लक्शन बोलते हैं इसको, एवलांची, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आएगा, क्या वर्टिकल में आएगा, देखिए क्या इसमें आएगा वर्टिकल में, क्या लेटरल जिसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं लेटरल में आएगा, या डायगोनल में आएगा। अब देखिए आंसर कराने आपको नहीं भी आता है तो आंसर कैसे लगाते हैं। अब आपने सारी टर्म्स देखी, आप क्या है कि परेशान हो गए कि नहीं आता, अगर नहीं आता वर्ड्स का मीनिंग भी पता है तो आप कर ले जाओगे। तो सीधी सी बात है, कभी आपने क्रीप का मीनिंग पता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है। अब कोई चीज रेंगेगी तो ऐसे तो रेंगेगी नहीं कि ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, ये तो रेंगेगी नहीं कि वर्टिकल तो इसमें होगा नहीं, वर्टिकल मास मूवमेंट। कोई चीज देखिए रेंगेगी, अब देखिए रेंगेगी तो ऐसे तो रेंगेगी नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। रेंगना क्या बोलते हैं, जो इस तरह से हो। कभी आपने सांप को देखा होगा या बिच्छू को, किसी को जो रेंगने वाले, बिच्छू रेंगता नहीं है, सांप रेंगता है, तो रेंगने वाले जितने भी जीव हैं तो वो वर्टिकली कभी नहीं होंगे, तो इसलिए वर्टिकल मास मूवमेंट तो होगा नहीं। क्रीप वर्ड से पता लगाया, ठीक है, यहाँ पर आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, तो वर्टिकल होगा नहीं। अगर आपने कभी रॉक स्लाइड या एवलांची देखे हैं, वो ऐसे तो पैरेलल मतलब इस तरह से तो होते नहीं है एवलांची, या फिर आपके जो रॉक स्लाइड होता है, रॉक स्लाइड इस तरह से होगा नहीं, ना ही एवलांची। तो यहाँ पर लेटरल मास मूवमेंट भी नहीं होगा, तो डायगोनल होगा। जितने भी ये सोइल क्रीप हैं, रॉक क्रीप हैं, या टेलस क्रीप है, या रॉक स्लाइड है, डेब्री स्लाइड है, स्लम्प है, डेब्री फ्लो है, मड फ्लो है, ठीक है, सोलिफ्लक्शन है, एवलांची है, ये आते हैं डायगोनल मास मूवमेंट में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक स्लाइड, स्प्रेड, कैम्बरिंग, सेकंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, वर्टिकल नहीं होगा, डायगोनल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेटरल मास मूवमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेटरल मास मूवमेंट, ठीक है। इन वर्डों से आपको पता लगा लेना है कि स्प्रेड वर्ड है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, Fs इज इक्वल टू स्ट्रेंथ या शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स। कोई मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ शेयरिंग फोर्स। अब देखिए जो डाउनफॉल, ये लैंडस्लाइड होता है या ये मास मूवमेंट हो रहा है, सिंपली अगर मास मूवमेंट की बात करें, ये मास मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब उसमें चाहे क्रीप हो, डेब्रिस फॉल हो, ठीक है, या फ्लो हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर पहले मटेरियल की स्ट्रेंथ देखी जाएगी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ शेयरिंग फोर्स की कितनी यहाँ पर फोर्स लग रही है, ठीक है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब क्या बोला गया, व्हेन द कोसेंट ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स, सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं कि मटेरियल्स की स्ट्रेंथ कितनी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शेयरिंग फोर्स, ठीक है, ये डेट इज सेफ्टी फैक्टर इज, सेफ्टी फैक्टर क्या होना चाहिए, सेफ्टी फैक्टर Fs क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं मोर देन 1.0, लेस देन 1.0, मोर देन 10, ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हैं, सोचिए विचारिए, इतने आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना हम बताएंगे, ठीक है। when that is when magnitude of shearing force of hill slope or valley slope, side slope exceeds the shearing resistance of material resting on slopes, material begin to down slope and thus mass movement of weathered debris occur। अब देखिए सिंपली बताते हैं आपको, स्ट्रेंथ और शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगर कम हो गई, ठीक है, कम हो गई तो फिर भी क्या है, फॉल होगा,
ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है, मान लीजिए ये कांस्टेंट है, अब शेयरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, बढ़ा दिया, तो फिर भी क्या होगा यहाँ पर वेदर या डेब्रिस फॉल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लेस देन 1.0 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट आ जाते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑल टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट इंक्लूडिंग सॉइल एंड आइस आर कलेक्टिवली नोन एज। ठीक है, सभी प्रकार के मास मूवमेंट, ठीक है, जिसमें सॉइल आइस सभी आ जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक नहीं होगा, सुनामी, वोल्केनो नहीं होंगे, लैंडस्लाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट बताना है, रिलेटेड टू फॉल्स। ठीक है, फॉल से रिलेटेड इनकरेक्ट बताना है। रॉक फॉल, डेब्री फॉल, अर्थ फॉल, रॉक स्लाइड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। रॉक फॉल इज फैलिसिटेटेड बाय ग्रेनुअल एंड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स अंडर द प्रोसेसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग एंड लिमिटेड एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन इन सैंडस्टोन। बिल्कुल सही है। रॉक फॉल्स क्या होता है, इसमें ग्रेनुलर और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, किसका, रॉक्स का। ठीक है, और कौन सी वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। और लिमिटेड एक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तभी रॉक फॉल होता है। डेब्री फॉल की बात करें, इन्वॉल्व्स रैपिड रेट ऑफ फॉल ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल्स विच आर फाइनर देन द मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन रॉक फॉल। इसमें रॉक फॉल में मटेरियल थोड़ा बड़ा होता है, डेब्री फॉल में थोड़ा कम होता है। बिल्कुल सही है। अर्थ फॉल इन्वॉल्व्स डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ फाइनर मटेरियल्स देन डेब्री फॉल। इसमें और फाइनर होते हैं, ठीक है, मटेरियल, ये भी सही है डेब्री फॉल के मुकाबले। इसमें मान लीजिए बड़े बड़े हुए, ठीक है, इसमें फिर थोड़े छोटे हो गए, इसमें और फाइन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सही हैं। रॉक स्लाइड इज ऑल्सो नोन एज सोलिफ्लक्शन, ये गलत है। ठीक है, सोइल क्रीप को क्या बोला जाता है, सोइल क्रीप को सोलिफ्लक्शन बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, मीन्स यही सही आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश इन्वॉल्व्स इंटरमिटेंट स्लाइडिंग ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक ब्लॉक्स और सोइल्स डाउन स्लोप अलोंग अ कर्व्ड प्लेन। अब देखिए इस तरह से कोई कर्व्ड प्लेन है, यहाँ पर कर्व्ड प्लेन है इस तरह से। अब यहाँ पर जो रॉक फ्रेगमेंट्स या रॉक ब्लॉक हैं, वो रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है इनका, रोटेशनल मूवमेंट। एंड डिस्प्लेस्ड ब्लॉक, वेदर चाहे रॉक ब्लॉक हो, सोइल ब्लॉक हो, कवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब भी रोटेशनल मूवमेंट की बात आए मास मूवमेंट में, तो सिंपली आपको आंसर क्या लगा देना है, स्लंपिंग लगा देना है। ठीक है, जब भी रोटेशनल मूवमेंट की बात आए, यहाँ पर रोटेशनल मूवमेंट से पार्टिकल से नीचे आ रहे हैं, तो क्या है, स्लंपिंग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स एंड सॉइल्स अलोंग स्लाइडिंग प्लेन विद एनफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए फॉल में क्या होता है, डायरेक्ट गिरते वर्टिकल होता है। ठीक है, स्लाइड में फिर डायगोनल होता है। यहाँ पर डायगोनल है, लेकिन डायगोनल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स एंड सॉइल्स अलोंग स्लाइडिंग प्लेन, ये कोई लैंडफॉर्म है, यहाँ से हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ इसमें पानी भी है, एनफ वाटर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लो बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, फ्लो बोला जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू साइज पार्टिकल्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लो। 3 तरह के फ्लो होते हैं। अगर फ्लो की बात करें, फ्लो के टाइप 3 तरह के होते हैं। एक डेब्री फ्लो,
जिसको डेब्रिस फ्लो या डेब्री फ्लो बोला जाता है। सेकंड होता है अर्थ फ्लो, थर्ड होता है मड फ्लो। क्या होता है? मड फ्लो। ये 3 तरह के फ्लो होते हैं, ठीक है, डेब्री, अर्थ एंड मड। अब इनको साइज पार्टिकल के हिसाब से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले आएगा डेब्री फ्लो, ठीक है, इसका साइज के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। फिर आएगा अर्थ फ्लो, फिर आएगा मड फ्लो, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तर्ज पर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू वाटर कंटेंट ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लो। 3 तरह का फ्लो है, वही इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग लेना है, लेकिन यहाँ पर वाटर कंटेंट के हिसाब से लगाना है, ठीक है। वाटर कंटेंट किस में ज़्यादा होता है, फिर किस में कम होता है। सबसे ज़्यादा मड फ्लो में होता है, फिर अर्थ फ्लो में, फिर डेब्री फ्लो में। तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर साइज की बात करें, साइज के हिसाब से तो पहले डेब्री, फिर अर्थ, फिर मड, और लेकिन यहाँ पर मड फ्लो, अर्थ फ्लो, डेब्री फ्लो ये वाटर कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डेब्रिस फ्लो या डेब्री फ्लो ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स सैचुरेटेड विद वाटर ऑन वोल्केनिक कॉन्स इज कॉल्ड। ये हमने वोल्केनिज्म में भी कराया था। क्या बोला जाता है इसको? लहर बोला जाता है, ठीक है। जब वोल्केनिक मटेरियल्स होते हैं पानी के साथ क्या हो जाते हैं, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो डेब्री फ्लो होता है वोल्केनिक कॉन्स में, उसको लहर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी स्लो का मतलब बहुत धीमे धीमे, एंड इम्परसेप्टिबल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स या कोलेवियम इज कॉल्ड। इसको क्रीप बोला जाता है। सिंपल, हमने शुरू में ही बताया क्लास के कि क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंगना, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्लो होता है, आपको फील भी नहीं होगा, इस तरह से होता है, तो ये क्रीप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सोइल क्रीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन, सोलिफ्लक्शन, कैम्बरिंग या सिलेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोलिफ्लक्शन। सोइल क्रीप को क्या बोला जाता है? सोइल क्रीप को, इसका दूसरा नाम क्या है सोइल क्रीप का? सोलिफ्लक्शन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द टर्म सोलिफ्लक्शन। ये टर्म किसके द्वारा दी गई? तो फैक्चुअल है, J.G. एंडरसन के द्वारा। कब? 1906 में। और जो डेलिक है, डेलिक ने कौन सी टर्म दी थी? कोंगेली। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है कोंगेली फ्लक्शन। कोंगेली फ्लक्शन किसके द्वारा दी गई थी? डेलिक के द्वारा। और जो ब्राइन है, ब्राइन के द्वारा क्या दी गई थी? क्रायोटर्बेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी किसके द्वारा? ब्राइन के द्वारा, ब्राइन के द्वारा। तो इन्होंने ही सोलिफ्लक्शन के, जो सोइल क्रीप है, सोलिफ्लक्शन है, इसके ही अलग अलग नाम दिए। J.G. एंडरसन ने सोलिफ्लक्शन 1906 में बोला, डेलिक ने कोंगेली फ्लक्शन बोला, ब्राइन ने क्रायोटर्बनेशन बोला, ठीक है। ये टर्म्स याद रखनी है। नेक्स्ट है सोइल क्रीप या सोलिफ्लक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोंगेली फ्लक्शन भी बोला जाता है, क्रायोटर्बोनेशन भी, गैलीफ्लक्शन, तीनों टर्म बोली जाती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो तीनों याद रखना है, कोंगेली फ्लक्शन, क्रायोटर्बोनेशन, गैलीफ्लक्शन। मेंस तक में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन टर्म से, तो यूपीएससी मेंस में। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ से पढ़कर जानी है, डीप से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मास मूवमेंट इज द फास्टेस्ट। सबसे फास्ट कौन सा होता है इनमें? मड फ्लो, डेब्रिस एवलांची, सोइल क्रीप, अर्थ फ्लो। सोइल क्रीप तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेजी से इसमें डेब्रिस एवलांची होता है। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्रीज द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन, ठीक है,
लैंडस्लाइड को इंक्रीज नहीं करता या करेगा। व्हेन बेडिंग प्लेन्स आर रफली पैरेलल टू द स्लोप सरफेस, जब बेडिंग प्लेन क्या हो, पैरेलल हो किसके, स्लोप सरफेस के। या व्हेन देयर इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्रॉट, या उस एरिया में सूखा पड़ा हुआ हो, या अर्थक्वेक आया हो। व्हेन देयर आर रॉक्स लाइक सेलो, या सेल और किले के रॉक्स हों। तो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा। जब सूखा होता है, ड्रॉट की कंडीशन होती है, जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सिकुड़ते हैं, तो इसलिए लैंडस्लाइड होने के कम चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द वेरी मैसिव लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड विच ओकर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नैनी लेक। नैनी लेक कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में। वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड आया था। कौन से साल में आया था, तो कम से कम इंडिया के तो जो भी डिजास्टर हैं अब तक आए हैं, ठीक है, बड़े बड़े, वो आपको याद रखने हैं। जैसे हमने अर्थक्वेक में भी कराया था, भुज अर्थक्वेक कब आया था, ठीक है, या फिर कोयना अर्थक्वेक, तो ये सारे हमने अर्थक्वेक वाले उसमें बताए थे, ठीक है। या वोल्केनो से रिलेटेड हमने मेन बताई थी, सबसे ज़्यादा डिजास्टर कहाँ हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन एक यहाँ भी हमने रखा है। तो मैसिव लैंडस्लाइड कब आया था, 1884 में। तो डेट ईयर याद रखना है, 1884। तो आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन से देखे हैं। 20 क्वेश्चंस की ही ये सीरीज़ है। अगर कोई आज पहली बार जुड़े हैं तो उनको बता दें कि हम डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन कराते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी अभी हमने टॉपिक लिया हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम मूव करेंगे ओशियनोग्राफी की तरफ। तो इस तरह से ही हम सारी, जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी कवर होगी, फिर जियोमॉर्फोलॉजी के बाद ओशियनोग्राफी, फिर क्लाइमेट और फिर बायो ज्योग्राफी, एंड इसके बाद एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, फिर चलेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। तो पेशेंस बनाए रखें, डेली बेसिस पर क्लास ज्वाइन करें। आपके ये कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, डीएसएसबी पीजीटी हो, या फिर यूपीपीएससी जीडीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी आपको काम आएगा और प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।